मूवी की स्टार्टिंग लक्ष्मी नाम की एक औरत को दिखाते हुए होती है जो कि एक डॉक्टर थी और अपनी छोटी सी बेटी सरस्वती के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। एक दिन सुबह लक्ष्मी सरस्वती को स्कूल के बाहर ड्रॉप करती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर फिर खुद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दिन नॉर्मली बीत जाता है, लेकिन शाम होते ही कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। स्कूल खत्म होने के बाद जब लक्ष्मी अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंचती है और बाहर खड़ी होकर उसका काफी वेट करती है, टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा था। बाकी सारे बच्चे अपने घर जा चुके थे, सरस्वती कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और अब लक्ष्मी को अंदर से थोड़ा डर लगने लगता है, जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाली हो। आखिरकार वो घबराकर स्कूल के अंदर जाती है और एक टीचर से पूछती है कि उसकी बेटी जो कि 7th क्लास में पढ़ती है और उसका नाम सरस्वती है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। तभी टीचर एक लड़की को लेकर आती है, लेकिन वो सरस्वती नहीं थी। लक्ष्मी कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं है, पर टीचर बोलती है कि 7th क्लास में यही सरस्वती पढ़ती है। आप कंफ्यूज हो रही हैं, यहाँ पर और कोई दूसरी सरस्वती नहीं है। और अभी इसको एक्चुअली काफी ज्यादा दर्शाती है और वो वॉचमैन को बुलाती है, पर वो मना कर देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लक्ष्मी काफी घबरा गई थी, वो मान लेती कि उसकी बेटी स्कूल के अंदर ही कहीं ना कहीं है। वो अंदर जाकर उसे जोर जोर से आवाज लगाकर ढूंढने लगती है। तभी वहां पर सारे स्कूल की टीचर आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। उनका कहना था कि सरस्वती नाम की सिर्फ एक ही लड़की है जो 7th क्लास में पढ़ती है और उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी लड़की नहीं है। अब ये लक्ष्मण आने के लिए तैयार नहीं थी, तभी यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है। तभी लक्ष्मी उसको बताती है कि उसने अपनी बेटी यहीं पर छोड़ी थी, पर वो वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर पहले उसकी बात नहीं मानता, पर फिर कहता है कि अगर वो यहाँ पढ़ती है तो उसके फ्रेंड्स भी होंगे। और अब लक्ष्मी यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए कुछ बच्चों के नाम देती है। इंस्पेक्टर उन बच्चों के पास जाकर सरस्वती की फोटो दिखाते हुए उनसे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है, जिस पर सारे के सारे बच्चों से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने सरस्वती को कभी नहीं देखा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। टीचर इसे पुलिस का डर बताकर बात को टाल देते हैं और अब इंस्पेक्टर यहाँ पर लक्ष्मी को 24 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोलता है। अगर 24 घंटे के अंदर सरस्वती वापस नहीं आती तो कंप्लेंट फाइल की जाएगी। देन उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। रात भी हो जाती है। सरस्वती हर जगह अपनी बेटी को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता और इसीलिए वो टूटकर अपने घर आ जाती है। और तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से सरस्वती बोल रही थी। वो कहती है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल रूम में बंद है और 3 लोग उसे डरा रहे हैं। माँ, मुझे जल्दी आकर बचा लो। और अब ये सुनते ही लक्ष्मी पैनिक होकर जल्दी से स्कूल पहुंचती है और चुपके से प्रिंसिपल रूम में जाकर चेक करती है। वहां पर सरस्वती नीचे पड़ी थी और हालत देखकर साफ लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। सरस्वती ने सबका वीडियो में रिकॉर्ड किया था, पर लक्ष्मी उसे बचा नहीं पाती और वहीं पर सरस्वती की मौत हो जाती है। और अपनी बेटी के इस हालत में देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगता है और इसीलिए वो रोते रोते फोन भी वहीं पर फेंक देती है। खैर, अब अगले दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पर सारी बात बताती है कि कैसे उसके पास नाइट को कॉल आया था, कैसे वो प्रिंसिपल रूम में पहुंची और वहां पे 3 लोगों वाली बात। पुलिस पूछती है कि बॉडी कहां पर है, जिस पर लक्ष्मी कहती है कि उसने उसे दफना दिया ताकि मीडिया तक ये खबर ना पहुंचाए। अब यहाँ पर पुलिस का कहना था कि बिना बॉडी के केस नहीं बनेगा, इसीलिए लक्ष्मी उस जगह पर उन्हें लेकर जाती है जहां पर उसने सरस्वती को दफनाया था। लेकिन जब वहां पर खुदाई होती है तो वहां कोई बॉडी नहीं मिलती और अब लक्ष्मी काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाती है और कहती है कि उसने यहीं पर दफनाया था, कौन उसे ले गया होगा। वो बताती है कि सरस्वती ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था और फोन प्रिंसिपल रूम में ही है। सब लोग स्कूल में जाकर चेक करते रहे, लेकिन वहां पर फोन नहीं था। सब कुछ क्लीन था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कुछ हुआ भी होगा। और यहाँ पर कोर्ट में एविडेंस नहीं मिलता, इसीलिए गुस्से में आकर इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसे लॉजिकल केस में वो लक्ष्मी की मदद नहीं कर सकता और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर हार मानने वाली नहीं थी। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी का केस कोर्ट में लेकर जाएगा। इसीलिए वो काफी सारे वकीलों से मिलते आए, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से कोई बहाना लक्ष्मी का केस लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर उससे रामानुजम नाम के एक ईमानदार और एक काफी स्मार्ट लॉयर के बारे में पता चलता है, तो वो उसके पास जाती है। पहले तो उसका असिस्टेंट केस लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था, बल्कि उसने बॉडी को भी दफन कर दिया था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बाद में रामानुजम जब उसकी आंखों में सच्चाई दिखता है तो केस लेने के लिए रेडी हो जाता है। रामानुजम इंस्पेक्टर से मिलने के लिए जाता है, जिस पर इंस्पेक्टर क्लियर कर देता है कि बिना एविडेंस के वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। खैर, उसके बाद ऐसे ही टाइम निकलता है और फाइनली कोर्ट की हियरिंग का देना चाहता है। रामानुजम पहले केस लड़ता है और मिसिंग केस फाइल करवाता है और वो वहां पर साबित करने की कोशिश करता है कि सरस्वती उसी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन जब सारे स्कूल के टीचर्स को कटघरे में बुलाया जाता है तो वो क्लियर कर देते हैं कि वहां पर सरस्वती नाम की कोई भी स्टूडेंट नहीं थी। और अगले सुनने के बाद रामानुजम प्रिंसिपल को बुलाने की बात करता है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल तो 8 दिन की लीव पर गया है। अब यहाँ पर रामानुजम का कहना था कि जब भी स्कूल में कोई क्राइम होता है तो प्रिंसिपल ऐसे ही लीव पर चले जाते हैं। खैर, अब सारी दलीलें सुनने के बाद जज यहाँ पर प्रिंसिपल को कोर्ट में आने का आदेश देता है और अब जब अगली हियरिंग का टाइम आता है तो प्रिंसिपल कोर्ट में पहुंच चुका था और अब कोर्ट पर प्रिंसिपल की पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। रामानुजम उससे पूछता है कि क्या उसके स्कूल में सरस्वती नाम की कोई स्टूडेंट पढ़ती थी, लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए साफ मना कर देता है। सीसीटीवी के बारे में सवाल करता है कि एक हफ्ते से कैमरे बंद क्यों थे, जिस पर प्रिंसिपल उसे उल्टा चैलेंज करता है कि अगर कोई प्रूफ है तो दिखाओ, वरना स्कूल को बदनाम मत करो। और अब रामानुजम को शक हो जाता है और वो सीधे उसी पर आरोप लगा देता है कि सरस्वती के साथ प्रिंसिपल ने ही कुछ न कुछ गलत किया है और अब वो सब कुछ छुपा रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी गुस्से में आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है।
तभी लक्ष्मी बीच में बोल पड़ती है। लक्ष्मी का कहना था कि वीडियो में जो आदमी था वो ये प्रिंसिपल नहीं है, और ये सुनकर केस उलझ जाता है। रामानुजम भी चौंक जाता है, लेकिन सिचुएशन संभालते हुए वो कहता है कि उसकी क्लाइंट थोड़ा कंफ्यूज है। अब कोर्ट में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि जज भी हंसने लगता है। खैर, अब कोर्ट खत्म होने के बाद रामानुजम लक्ष्मी से पूछता है कि वो ध्यान से याद करे कि वीडियो में आखिर उसने किसे देखा था, और अब रामानुजम लक्ष्मी को स्कूल स्टाफ की फोटो दिखाता है और कहता है कि ध्यान से पहचानो कि वीडियो में कौन था। लक्ष्मी पहले एक आदमी पर उंगली रखती है, फिर तुरंत बदल देती है, बार बार अलग अलग नाम को दिखाने लगती है, और इससे साफ दिखता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो चुकी थी। और अब ये देखकर रामानुजम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम खुद ही क्लियर नहीं हो तो मैं ये केस कैसे लड़ सकता हूँ, और इतना कहकर वो केस छोड़कर चला जाता है। इसके बाद लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो कि उसे सलाह देती है कि उसे कलेक्टर ऑफिस जाना चाहिए, वहीं से तुम्हें न्याय मिल सकता है। और अब अगले दिन लक्ष्मी सीधा कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाती है, और अब लक्ष्मी कलेक्टर को जाकर सब कुछ सच सच बताती है कि उसकी बेटी के साथ 3 लोगों ने रेप किया और फिर उसे मार डाला। कलेक्टर उससे कहता है कि वो पहले पुलिस कंप्लेन करे तभी वो कुछ कर पाएगा। तभी लक्ष्मी उसके ऑफिस से बाहर निकलती है और वो देखती है कि अचानक चारों तरफ खबर फैल जाती है कि कलेक्टर की हत्या हो गई। पुलिस तुरंत ही पूरे एरिया को सील कर देती है, लेकिन तभी लक्ष्मी खुद इंस्पेक्टर के पास जाकर कहती है कि उसी ने कलेक्टर को मारा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। एक्चुअली जिन 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ रेप किया था उनमें से एक कलेक्टर था और बाकी 2 पॉलिटिशियन, और जो बूढ़ी औरत थी उसी ने लक्ष्मी को गन दी थी ताकि वो अपनी बेटी का बदला ले सके। लक्ष्मी यहाँ पर पहले से ही प्लान बनाकर आई थी और उसने कलेक्टर को गोली मार दी, और अब केस और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगले दिन कोर्ट में रामानुजम लक्ष्मी से पूछता है कि उसने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। लक्ष्मी बोलती है कि ये कोर्ट उसकी बेटी को न्याय नहीं दे सकता। जिन लोगों ने उसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया वो पावरफुल थे और आराम से बाहर घूम रहे थे, कभी कुछ भी प्रूफ नहीं होता। फिर वो एक और बड़ा सच बताती है कि उसने सिर्फ कलेक्टर को नहीं बल्कि उन दोनों पॉलिटिशियंस को भी मार दिया है, और ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मुझे भाई काफी ज्यादा शौक था, लेकिन वो जैसे कहता है कि इसको कुछ टाइम के लिए जेल में रखा जाए और केस की प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो, और जज भी इसके लिए ऑर्डर दे देता है। खैर, हम देखते हैं रामानुजम के मन में बस एक ही बात आने लगती है कि क्या सच में सरस्वती के साथ वो सब कुछ हुआ था या वो अभी भी जिंदा है, और लक्ष्मी कुछ ना कुछ उससे जरूर छुपा रही है। और अब केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तभी रामानुजम सोचता है कि अगर लक्ष्मी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था तो उसने खुद ही आकर सरेंडर क्यों किया। सच जानने के लिए वो एक उसके एक्स हस्बैंड आदित्य के पास जाता है। आदित्य उसे बताता है कि वो भी एक डॉक्टर है और लक्ष्मी पहले उसी के हॉस्पिटल में नर्स थी। दोनों वहीं से मिले, प्यार हुआ और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद भी काफी समय तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ था। तब आदित्य ने अडॉप्शन की बात की थी, लेकिन लक्ष्मी इसके लिए तैयार नहीं थी, और यही तक की कहानी आदित्य बताता है। वो आगे कहता है कि इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। शायद अब रामानुजम वहां से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर लक्ष्मी का आदित्य से डिवोर्स हो चुका था तो सरस्वती आई कहां से, मतलब शायद उसने दूसरी शादी की होगी। उधर उसका असिस्टेंट स्वामी शमशान घाट जाकर वॉचमैन से पूछताछ करता है, और अब रामानुजम भी वहां पर पहुंच जाता है। तो वॉचमैन उसे बताता है कि लक्ष्मी वहां पर आई तो थी, लेकिन उसके हाथ में कोई भी बॉडी नहीं थी। वो बताता है कि वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने किसी को गॉब लिया हो, उसी सुला रही हो, फिर खाली गुड्डा खोदकर मिट्टी डालकर वापस चले गई। यानी यहाँ पर एक बात क्लियर थी, वो केवल प्रिटेंड कर रही थी कि उसकी बेटी उसके साथ है। और ये सुनकर रामानुजम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अगर बॉडी थी ही नहीं तो लक्ष्मी झूठ क्यों बोल रही है, और अब केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। और अब उसके बाद रामानुजम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सरस्वती की फोटो आदित्य के पास भेजता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को कभी देखा है, और आदित्य कहता है कि ये सरस्वती नहीं, ये तो लक्ष्मी है। वैसे यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। एक्चुअली जो फोटो सरस्वती की बताई जा रही थी वो असल में लक्ष्मी के बचपन की फोटो थी। मतलब सरस्वती कोई और नहीं बल्कि खुद ही लक्ष्मी थी। उसने एक इमेजिनेशन कर ली थी अपनी बेटी के होने की, और वही नाशा कर रही थी। यहाँ पे सच्चाई खुलती है कि लक्ष्मी का पूरा नाम लक्ष्मी सरस्वती है, और बचपन में उसी स्कूल में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। 3 लोगों ने उसका शोषण किया था और वो स्टोमा से कभी भी बाहर नहीं निकल पाई थी। उसे दर्द से बचने के लिए उसने अपनी एक इमेजिनरी बेटी बना ली और वही कहानी उस पर डाल दी। असल में बदला उसने अपने साथ हुए गलत के लिए लिया था। डॉक्टर बताता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। ट्रॉमा के बाद वो कोमा में चली गई थी और होश में आने के बाद सब कुछ भूल रही थी, लेकिन अब वो सारी की सारी यादें वापस आ गई हैं। आदित्य का कहना था कि अगर लक्ष्मी को हिप्नोटाइज किया जाए तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। और अब एक डॉक्टर जेल में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें वो खुद का नाम लक्ष्मी बताती है, लेकिन बाद में डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है और अब उसके अतीत के बारे में पूछना स्टार्ट करता है, और अब सच्चाई सामने आने लगती है। सरस्वती एक प्यारी सी बच्ची थी जिसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसका बर्थडे और इंडिपेंडेंस डे साथ में होता है और वो स्कूल में चॉकलेट्स बांटती है। तब वो प्रिंसिपल को चॉकलेट देने के लिए उसके कमरे में जाती है जहां पर प्रिंसिपल उसके दोस्त शराब पी रही थे, और अब वो दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। बाद में वो उसे छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि डर के मारे ये किसी को कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उधर उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी सरस्वती किसी तरह फोन करके अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है और कहती है कि मैं प्रिंसिपल रूम में हूँ और 3 लोगों ने मेरे साथ गलत किया है।
पेरेंट्स तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और उसे हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टरों का कहना था कि जान तो बच जाएगी लेकिन रिकवर होने में टाइम लगेगा। खैर इसके बाद पेरेंट्स केस लड़ने का डिसाइड करते हैं। तभी सरस्वती बताती है कि उसने एक पेन ड्राइव में सबूत छुपा रखा है। पेरेंट्स को वो पेन ड्राइव मिल जाता है और अब वो लोग केस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सामने वाले लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वो सबूत दबा देते हैं और लॉयर को भी धमका देते हैं और आखिरकार केस उन्हीं के फेवर में चला जाता है और सरस्वती को न्याय नहीं मिल पाता। न्याय न मिलने की वजह से सरस्वती की मां गुस्से में प्रिंसिपल को थप्पड़ मार देती है और वो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब वो लोग प्लान बनाकर सरस्वती के सामने उसके पेरेंट्स को मार डालते हैं और ये सब देखकर सरस्वती पूरी तरीके से टूट जाती है। पेरेंट्स के बाद वो अकेले ही अनाथों की तरह बड़ी होती है। देन आगे चलकर आदित्य से उसे प्यार हो जाता है और शादी कर लेती है, लेकिन उसके साथ भी उसका रिश्ता टूट जाता है और अकेलेपन और पुराने ट्रॉमा की वजह से उसका दिमाग एक फैंटेसी बना लेता है। वो मानने लगती है कि उसकी एक बेटी है सरस्वती, जिसके साथ वही सब गलत हुआ है। असल में उसकी कोई बेटी नहीं होती बल्कि वो अपने ही बचपन की कहानी को अपनी इमेजिनरी बेटी से जोड़ देती है। अपनी इसी मानसिक हालत में वो उन लोगों से बदला ले लेती है और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। एंड आखिर में डॉक्टर और रामानुजम ये डिसाइड करते हैं कि अभी पूरा प्रोसेस यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो उसकी दिमाग पर और प्रेशर डाल रहे थे वैसे वैसे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और अगर वो लोग और आगे बढ़ते तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए वो लोग उसे धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में लाते हैं और फिर बिना देर कि वो भी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट हियरिंग पर, जहां पर लक्ष्मी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती और जैसे ही जज देखता है कि वो नहीं आई तो वो काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है एंड वो गुस्से में पूछता है कि आखिर वो प्रेजेंट क्यों नहीं हुई। तभी वहां पर लॉयर रामानुजम आगे आता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी क्लाइंट की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो फिजिकली और मेंटली इस स्टेट में कोर्ट आने के लिए फिट नहीं थी। वो ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसकी मेंटल स्टेट काफी अनस्टेबल हो रही थी। फिर वो धीरे धीरे केस की रियलिटी एक्सप्लेन करता है कि लक्ष्मी के साथ चाइल्डहुड में बहुत गलत हुआ था और उसी ट्रॉमा की वजह से उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई है और इस वजह से वो ये मान बैठती है कि उसकी एक बेटी है और उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि रियल ट्रुथ ये है कि उसकी कोई बेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लॉयर आगे कहता है कि उसका माइंड पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स कर रहा है और वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पा रही है। अगर हम उसे सीधे ये ट्रूथ बता देंगे तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है और वो ये भी सोच सकती है कि सब लोग उसके अगेंस्ट झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वो सरस्वती और लक्ष्मी को कोर्ट में लाने की हालत में नहीं होते। ये सुनकर अपोजिट लॉयर थोड़ा भड़क जाता है और कहता है कि कैसी बात हो रही है, मतलब जो माँ है वो बेटी बन गई और जो बेटी है वो माँ। अभी रामानुजम कहता है कि आपको इस बात पर भरोसा करना ही होगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम उस डॉक्टर को भी कोर्ट में बुला सकते हैं जिसे लक्ष्मी का पूरा ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है और डॉक्टर सबके सामने पूरा केस एक्सप्लेन करती है। बताती है कि जब लक्ष्मी के साथ बचपन में बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ था तब वो कोमा जैसी कंडीशन में चली गई थी और जब वो उस हालत से बाहर आई तो उसके दिमाग में उस दर्द को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था और उसे कुछ भी क्लियर याद नहीं रहा। डॉक्टर ये भी कहती है कि उस समय हमने उसे फोर्स करके कुछ भी याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इससे उसकी मेंटल कंडीशन और भी खराब हो सकती थी। इसलिए हमने उसे ज्यादा सवालों से दूर रखा और बाद में उसे ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे उसकी लाइफ आगे बढ़ी, शादी हुई और फिर डाइवोर्स भी हो गया। लेकिन जब वो अकेली पड़ गई तब उसके अंदर दबे हुए पुराने मेमोरीज धीरे धीरे बाहर आने लगे और उसी कंफ्यूजन में उसने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कहानी बना ली कि ये सब उसके साथ नहीं बल्कि उसकी बेटी के साथ हुआ था। डॉक्टर साफ कहती है कि असल में वो अपने ही दर्द को किसी और की कहानी समझ बैठी थी और इसी वजह से वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब ये सुनकर केस कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तभी रामानुजम फिर से आगे कहता है कि अगर इस केस को साबित करना है तो हमें प्रॉपर एविडेंस चाहिए होगा, इसलिए कोर्ट से वो थोड़ा समय देने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके और कोर्ट इसे इसकी परमिशन दे देता है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे होता है और उसी दिन सरस्वती का बर्थडे भी था, लेकिन रामानुजम जानबूझकर उसे कुछ भी याद नहीं दिलाता ताकि उसकी मेंटल कंडीशन पर कोई असर ना पड़े। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वहां एक मिनिस्टर आता है फ्लैग होस्ट करने के लिए। पूरा माहौल भारी भीड़ और प्रोटोकॉल से भरा हुआ था। लक्ष्मी भी वहां पर मौजूद थी और जैसे ही वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आगे बढ़ती है अचानक उसका बिहेव बदल जाता है। वो एक पेन को मिनिस्टर के गले में ठूस देती है और वहीं पर उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पर अफरा तफरी मचती है। सिक्योरिटी तुरंत उसे काबू कर लेती है और अगले दिन उसे कोर्ट पे पेश किया जाता है। कोर्ट में माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर था। जज उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर लक्ष्मी बताती है कि जो मिनिस्टर है उन्हीं तीनों लोगों के साथ मिला हुआ था जिन्होंने मेरी बेटी का रेप किया था और उसी के दम पर उन तीनों लोगों को रिहाई मिल रही थी, यानी वो भी उतना ही उसमें शामिल था जितना कि वो 3 लोग, और इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। और ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हम देखते हैं लक्ष्मी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बचपन से ही लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे नहीं, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कब हंसना है, कब चुप रहना है, हर चीज पर नियम बनाए जाते हैं। अगर कोई लड़की खुद हंस ले तो लोग उसका कैरेक्टर जज करने लगते हैं, अगर वो शांत रहे तो एरोगेंट और एटीट्यूड वाला बोल दिया जाता है। मतलब चाहे जो कुछ भी हो समाज उसके लिए एक सवाल हमेशा तैयार रखता है। वो आगे कहती है और जब किसी महिला के साथ गलत होता है तो सजा अक्सर दोषी को नहीं मिलती बल्कि उसी लड़की को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वो ये भी कहती है कि बहुत बार लड़कियां भी डर के कारण आवाज नहीं उठाती क्योंकि उन्हें लगता है कि बदनामी उनकी ही होगी, इसीलिए कई केस वो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, वहीं पर दबा दिया जाता है। उसकी बातों का वहां पर बैठे सभी लोगों पर असर होता है और कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तभी अपोजिट लॉयर सरस्वती से
पूछता है कि तुम्हारी तो कोई बेटी है ही नहीं, तो तुम फिर बार बार ये बात क्यों कर रही हो। ये सुनकर सरस्वती टूट जाती है और कोर्ट में जोर जोर से रोने लगती है और बार बार यही कहती है कि नहीं मेरी बेटी है। तभी रामानुजम आज्ञातार्य की स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रखता है। वो कोर्ट से कहता है कि सरस्वती एक साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रही है जिसे फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर कहा जा सकता है। इसी वजह से उसने अपने दर्द को एक इमेजिनरी कहानी में बदल दिया है और उसे सच मान लिया है। वो ये भी कहता है कि जो भी मदर्स हुए हैं वो इसने इसी मेंटल स्टेट में किए हैं जहां वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। अभी जज यहाँ पर अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाता है। वो कहता है कि ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि उन सभी लड़कियों के दर्द को दर्शाता है जिनके साथ गलत होता है लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। जज मानता है कि सरस्वती की मेंटल कंडीशन सच है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है, इसीलिए कोर्ट उसे जेल भेजने के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और इसी के साथ ये केस यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। और ये केस खत्म होने के बाद सरस्वती रामानुजम के पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है। खैर रामानुजम भी काफी ज्यादा खुश था और वो वहां से निकलने लगता है लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि इस पूरे केस में अभी भी कुछ बात छुपी हुई है और उसका शक गहरा होता जाता है एंड वो वापस उसी जगह पर जाता है जहां पर सरस्वती थी ताकि एक बार फिर सब कुछ अच्छे से चेक कर सके। वहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली सरस्वती और उसका पति आदित्य दोनों एक साथ मिले हुए थे। अब आदित्य सामने आकर पूरा सच बताता है कि असल में हुआ क्या था। एक्चुअली वो दोनों एक बच्चा चाहते थे लेकिन फिजिकल इंटीमेसी के दौरान सरस्वती को अपने बचपन का ट्रॉमा वापस याद आ गया था। उस पर उसने आदित्य को सब कुछ बता दिया जो उसके साथ बचपन में हुआ था। उसके बाद दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि उन लोगों को कैसे सजा दिलाई जाए जो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे और इसी प्लान के तहत उन्होंने सबको ये यकीन दिला दिया कि सरस्वती को फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर है। साथ ही उन्होंने रामानुजम के बारे में भी रिसर्च कर लिया था। वो हमेशा सच के लिए खड़ा रहता था इसीलिए उन्होंने उसे भी इस केस में शामिल कर लिया। असल में ये पूरा प्लान था ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके खिलाफ उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसीलिए उन्होंने ये वाला रास्ता चुना। ये सुनकर रामानुजम को बहुत बड़ा शौक लगता है और उसे अंदर से गिल्ट भी होता है पर वो इस प्लान का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर भी वो शांत होकर कहता है कि चाहे जो भी हो आखिर में एक लड़की को न्याय मिला और यही सबसे बड़ी बात है। रामानुजम यहाँ से हंसते हुए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस आप